जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमने जो डेट इंस्ट्रूमेंट कल डिस्कस किया था, आज उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में डेट इंस्ट्रूमेंट में हमने जनरल डिस्कशन की थी। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं वो आज डिस्कस करनी है हमने। और आज का कंसेप्ट आपके लिए कल की निस्बत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज के कंसेप्ट में जो फीचर डिस्कस होने हैं ये आपके जो न्यूमेरिकल चैप्टर है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें भी यूज होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर की बेस पे आपको पता हमारा क्विज होता है ताकि वैल्यूएशन हो जाए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, कितना समझ आया आपको। तो क्विज के लिए तैयार है आप? लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड के बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड में आप ज्वाइन कर लीजिए क्विज को। तरीकाकार आपको पता है कि आपने लिंक पे क्लिक करना है। और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के ग्रुप में भी अभी लिंक शेयर कर दिया गया है क्लास के टाइम पे। क्लास के इसी टाइम पे यानी जिस वक्त लिंक शेयर किया गया है इसके बाद 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये क्विज क्लोज हो जाएगा उसके बाद लिंक काम नहीं करता। तो अगर आप शाम में या रात में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो याद रखिएगा ये लिंक काम नहीं, ये लाइव क्विज होता है, यानी जब तक ये चल रहा है तब तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ये क्विज एंड हो गया, क्लोज हो गया, तो उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए जी, तैयार है, स्टार्ट करते हैं। CRN लिख लीजिए अपना, CRN लिखिए, शाबाश। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। जी, एक बॉन्ड के बारे में उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, फेस वैल्यू बताई, रिडीमेबल है। अब वो कह रहे हैं जो इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर से मुराद जो पर्सन बॉन्ड खरीदेगा उसको रिटर्न किस शक्ल में मिलेगा, क्या रिटर्न है? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन पीरियोडिक इंटरेस्ट इनकम प्लस रीपेमेंट एट रिडेम्पशन। ये आपने जहन में रखना है। जब नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे आपने बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी होगी। उस वैल्यूएशन में जहन में रखिएगा आपके पास दो तरह के कैश होंगे जिनको यूज करते आपने वैल्यूएशन करनी है। एक को हम कहते हैं एन्युटी, जो हर साल अमाउंट आपको पे होगी वो सेम होगी, और एक को हम कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू भी बात कहते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी? ये अमाउंट एन्युटी की अमाउंट से यानी इंटरेस्ट की अमाउंट से डिफरेंट होगी। ठीक है, और ये वो अमाउंट है जो आपको रिटर्न होनी है एट द एंड ऑफ द लाइफ। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अक्सर आप गलती क्या करते हैं कैलकुलेशन में, एन्युटी की अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो रिडेम्पशन वैल्यू है इसको ऐड करना भूल जाते हैं। इसको भी ऐड करना है। कल आपको क्वेश्चन दिया था ना, उसमें यही चीज आपको सिखाई थी। वो क्वेश्चन जाहिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ये लगभग आपके जो नेक्स्ट चैप्टर की जो कैलकुलेशन है 5-6 मेजर कैलकुलेशन है, उनमें से एक कैलकुलेशन यही है। क्या? एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। चलिए, करेक्ट, तकरीबन सबने ठीक जवाब दिया इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ये लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। जी, वो कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर प्रेफर करता है डिबेंचर को ओवर इक्विटी। अब आपसे डिबेंचर्स के फीचर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो गलत ऑप्शन में जो मैक्सिमम ऑप्शन सेलेक्ट किया वो ए है, इक्विटी ऑफर्स अनलिमिटेड अपसाइड। चलिए, ये किसी हद तक हमें समझ आ रही है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट मिलेगी, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात ठीक लग रही है। गारंटीड रिटर्न गलत है, रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। एंड लिक्विडेशन प्रेफरेंस, ये भी गलत, लिक्विडेशन प्रेफरेंस नहीं होती। लिक्विडेशन प्रेफरेंस किसकी होती है? डेट होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की होती है, इक्विटी की।
शेयर्स की नहीं, डेट की प्रेफरेंस होती है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर इसके बाद हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है कि डेट ऑफर्स लीगल इन्फोर्समेंट, लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं आप पेमेंट को, अगर कंपनी पे नहीं भी करती कोर्ट में जा सकते हैं। प्रायोरिटी ऑन रीपेमेंट, हाँ जी बिल्कुल, रीपेमेंट पे प्रायोरिटी होती है इसको, डेट को, डेट की पहले पेमेंट होगी जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, पहले डेट होल्डर्स को पेमेंट होगी या इक्विटी होल्डर्स को, शेयर होल्डर को, डेट होल्डर्स को, शाबाश। एंड फिक्स्ड इनकम सर्टेनिटी, इसमें इनकम भी फिक्स होती है, सर्टन होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये रहा आपके सामने। ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारी फाइनेंस में एक थ्योरी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, उसकी रूह है इस सवाल के अंदर। मुझे ये बताइए, दो कंपनीज हैं, एक में डेट ज्यादा है, दूसरी में डेट कम है, बेसिकली फैक्ट्स ये बता रहे हैं, एक हाईली गियर्ड कंपनी है, डेट ज्यादा है, दूसरी में डेट कम है, तो बताइए किस में, कौन सी वाली में रिस्क ज्यादा होगा, कौन सी वाली रिस्क है, जिसका डेट ज्यादा है उसमें ज्यादा रिस्क होता है, बैड डिफॉल्ट करने का, उस कंपनी के वाइंड अप होने का रिस्क ज्यादा है। क्यों? अगर एक 100% इक्विटी फाइनेंस हुई ना, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, ऑल इक्विटी फाइनेंस किसको बोलते हैं हम, जिसमें 0% लोन हो, 100% इक्विटी हो, उसमें डिफॉल्ट का, बैंकरप्सी का रिस्क ना होने के बराबर है। क्यों? उसने किसी को कौन सी फिक्स कमिटमेंट के साथ पेमेंट करनी है, प्रॉफिट हुआ पेमेंट करेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन जिस कंपनी ने लोन लिया होता है, याद रखिए उसने कंफर्म रिस्क इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, अगर इंटरेस्ट की या लोन की रीपेमेंट नहीं करती, वो कंपनी क्रेडिटर जो है वो कोर्ट से रुजू करेगा, कोर्ट बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास कर देगा, तो उसके डिफॉल्ट होने का जो है बैंकरप्ट होने का रिस्क ज्यादा है किस कंपनी का, जिसने लोन लिया हो, और जितना ज्यादा लोन लिया होगा उतना रिस्क ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से याद रखिएगा रूल, जिस कंपनी ने ज्यादा डेट लिया हो उस कंपनी में जो फाइनेंशियल रिस्क या डिफॉल्ट का रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हाईली गियर्ड कंपनी या लो गियर्ड कंपनी, जिसका डेट हाईली गियर्ड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने कोई इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा था कि हर तरह की कंपनी के लिए हर तरह का लोन नहीं होता अवेलेबिलिटी में, तो जो स्मॉल फर्म है उसके लिए जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना मुश्किल है, शेयर या डिबेंचर भी इशू करना मुश्किल है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लेंथी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए फिर शॉर्टकट क्या अप्रोच होती है, क्या करे वो बैंक लोन ले ले, शाबाश। स्मॉल फर्म्स के लिए डेट में कौन सी वाली ऑप्शन बेहतर है, बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू करना या कि लोन लेना, लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th ये रहा, हाँ जी, सूटेबिलिटी ऑफ लोन में क्या हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि लोन का पर्पस और रीपेमेंट प्लान मैच होना चाहिए। मैच क्यों होना चाहिए, ताकि आपको ये टेंशन ना हो, जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने 10 साल का प्रोजेक्ट चलाना है, लोन मैंने 5 साल के लिए ले लिया, तो 5 साल के बाद मुझे दोबारा टेंशन होगी, क्या टेंशन होगी कि मैंने रीफाइनेंस करवाना है, इस लोन को रोल ओवर करवाना है या किसी और बैंक से मैंने दोबारा लोन लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मेरा अभी चल रहा है।
ठीक है, तो होना क्या चाहिए, जितना प्रोजेक्ट की लाइफ उतना ही लोन की लाइफ, ताकि जो प्रोजेक्ट से आपको मुनाफा आता रहे उस मुनाफे से साथ साथ लोन रीपे करते रहे। ये अगर लाइफ कम होगी तो लोन आप कम पीरियड के लिए लेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको जो उस प्रोजेक्ट से जिसमें लोन लगाया, इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट आएगा 10 सालों में और आपने पेमेंट करनी है 5 सालों में, तो शुरू के 5 सालों में आप ओवरबर्डन फील करेंगे अपने आप को, हो सकता है शॉर्टेज हो जाए। अगर तो प्रोजेक्ट सुपर डुपर चल गया फिर तो मसला कोई नहीं, फिर तो चाहे 2 साल के अंदर पूरा लोन रीपे कर दे, लेकिन मम्मी ऐसा कम होता है। तो अच्छी अप्रोच क्या है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलाने के लिए लोन लिया है, लोन का पीरियड और प्रोजेक्ट का पीरियड मैच होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये राज डेट टाइड टू मार्केट इंटरेस्ट रेट, हाँ याद आया, टाइड टू यानी फिक्स नहीं है, मार्केट के साथ उसने लिंक किया है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा इसका भी इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में कम होगा इसका भी कम हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। अपोजिट क्या है इसका, इसका अपोजिट क्या है, ऑप्शन फिक्स्ड, शाबाश, ठीक है करेक्ट, फ्लोटिंग रेट। प्रोसेसिंग प्लांट पड़ा था इसके पास, वो कोलेटरल के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दिया। लैंडर अगर पैसे ना दिए तो वो इसको सेल करने का हक रखता है। अरेंजमेंट कौन सी है, फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, जब आपने सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज दी, जब वो फिक्स हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स चार्ज। बैंक से मैंने 10,000 रुपया लोन लिया, बैंक ने कहा अच्छा सिक्योरिटी क्या रखवाते हैं, मैंने कहा ये जो ये वाला ये साथ वाली दीवार के कोने पे एसी लगा हुआ ना, ये सिक्योरिटी के तौर पे आपको देते हैं, जब तक हम लोन वापस नहीं करेंगे हम इस एसी को नहीं बेचेंगे नहीं, हम वादा करते हैं ये, और अगर हमने पैसे ना दिए आप ये वाला एसी बेच सकते हैं। अब बैंक का राइट किसके ऊपर है, सिर्फ इस एसी के ऊपर। इस दीवार वाला एसी क्या हम बेच सकते हैं, अगर डिफॉल्ट बेच सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, बैंक क्या इस दीवार वाला एसी बेच सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर ये एसी दिया है। लेकिन अगर बैंक के साथ अरेंजमेंट कुछ तरह की होती है, सर ऐसा कीजिए हमें आप 25,000 का लोन दीजिए और इस क्लास में जितने भी एसी लगे हुए हैं, 6 7 8 जितने भी एसी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हम आपके पास कोलैटरल के तौर पे रखवाते हैं। अब आपने किसी स्पेसिफिक को नहीं बल्कि जनरल क्लास को आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दिया, ये क्या कहलाता है, ये फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है, फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है, ठीक है, जिसमें आप बहुत से एसेट्स जो है वो बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं। इंटायर क्लास इसके लिए वर्ड यूज होता है, इंटायर क्लास आपने बैंक के पास कोलैटरल के तौर पे रखवा दी। तो यहां पे मुझे बताइए इंटायर क्लास को कोलैटरल के तौर पे रखवाया गया है कि किसी स्पेसिफिक एसेट को, स्पेसिफिक एसेट मतलब कौन सा चार्ज हुआ, फिक्स चार्ज हुआ। अब ध्यान से ये करना, ये वाला गलत ना कीजिएगा। पूल ऑफ एसेट, पूल का मतलब बहुत से एसेट्स, व्हाट इज दिस का, इसको क्या कहते हैं, ये फ्लोटिंग चार्ज है, क्योंकि ये क्लास ऑफ एसेट के ऊपर सारे डेटर सारी इन्वेंट्री पे कोलैटरल क्रिएट किया गया। ये ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
बैंक ने लोन तो दे दिया लेकिन कुछ शर्तें लिखवा दी। पहली शर्त क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट का 20% तक दे सकते हैं सिर्फ, और दूसरी क्या कि आप मजीद लोन हासिल नहीं कर सकते, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लोन हासिल नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कोवेनेंट्स। बिल्कुल। चलिए आज की क्लास के हमारे टॉपर्स सीआरएल लिखा करें, सीआरएल। फर्स्ट पोजीशन, शाबाश, बताइए फर्स्ट पोजीशन किन की है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, शाबाश, सेवंथ पोजीशन, सेवंथ ऑनलाइन वाले की लिखती है, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन, टेंथ। भाई ऑनलाइन के ग्रुप में जाके देखिए जिनकी प्राइस शेयर करना उनके साथ। चलिए अब ये था हमारा क्विज। मुझे बताइए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी, क्या नोट्स आप सबको मिल चुके हैं जी? या ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। पूछे क्या क्वेश्चन आप? बिल्कुल है, डेट चीपर होता है, ये हमारा जनरल रूल है। इक्विटी चीपर है, डेट चीपर है, सस्ते में क्या पड़ेगा, बॉन्ड इशू करना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं, अदर सोर्सेज ऑफ, वो कह रहा है असल में कंसेप्ट ये है, अगर आप इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे ना तो डेट की ये चीपर है, इसकी कॉस्ट कम होगी। दो रीजन मैंने आपको बताई थी। नंबर वन, इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है, यानी इन्वेस्टर के लिए रिस्क कम होता है। इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए रिस्क ज्यादा होगा, कंपनी, इन्वेस्टर के लिए रिस्क कम होता है, तो वो रिस्क कम होता है तो इन्वेस्टर कम रेट में भी राजी हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कंपनी के लिए, ये कि ये टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा, आईकैप की बुक में मैंने रीड किया, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंसिव हो सकता है एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे अदर मोड्स ऑफ फाइनेंस से मुराद इक्विटी नहीं है, अदर मोड्स ऑफ फाइनेंस से मुराद है ट्रेड क्रेडिट। आपको पता है आप उधार पे भी खरीद सकते हैं चीजें, ठीक है। मैंने अगर चीजें फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री बाय करनी है, मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, मैं बैंक से लोन लूं और मार्केट में जाके कैश पे वो चीजें खरीद लूं, ये भी फाइनेंसिंग है, ये फाइनेंसिंग बाय बैंक है। दूसरा क्या ऑप्शन है, मैं जाके उस पर्सन से कह दूं भाई ऐसा करो मुझे उधार माल दे दो, 30 दिन के बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ये क्या कहलाता है, ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। अगर आप कंपैरिजन करें ना तो बैंक लोन और इक्विटी का कंपैरिजन करें, सस्ता कौन पड़ता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक लोन। लेकिन अब बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिट का कंपैरिजन करें तो फिर सस्ता कौन सा पड़ेगा। हाँ, अगर बैंक ट्रेड क्रेडिट के साथ कंपेयर करेंगे तो बैंक लोन की कॉस्ट हाई है, क्यों, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ट्रेड क्रेडिट में तो इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ उस पार्टी की थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है, ठीक है, और वो भी अगर अच्छा रिलेशनशिप हो, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा है तो वो ट्रेड क्रेडिट अलाउ कर देती है। क्लियर, वो अदर्स के साथ कंपेयर किया गया है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताइए, ये होम असाइनमेंट आपको कल दी गई थी, ये होम असाइनमेंट नेक्स्ट चैप्टर की बेस है कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली करनी पड़ेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए मेरी एडवाइस है इसके ऊपर जितनी ग्रिप हो सके आप कीजिए। इसमें क्या करना था हमने, वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड क्या होती है, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इंटरेस्ट पेमेंट प्लस इट्स टर्मिनल वैल्यू। यानी किसी भी बॉन्ड की, रिडीमेबल बॉन्ड की हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिडीमेबल बॉन्ड की उसके जो पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और जो लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, कितने स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया किसी भी वजह से? चलिए एक दो तीन स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो चूंकि नेक्स्ट चैप्टर में है, तो जिन 2-3 स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। वो एक एक कौन सा बटन जो है वो आपने पंच करना है, कब पंच करना है, इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इसमें सिंपल एनवीडी का फार्मूला लगना है, ये आपको पता है ना। और इसमें जो गलती करते हैं बाज का स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, अगर इसमें टैक्स रेट दिया हुआ है तो जो आपने एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू लेनी है वो ग्रॉस इंटरेस्ट
नहीं लेनी, बल्कि वो कौन सी है, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी। और इसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये 9% क्या, 9% बॉन्ड्स में ये 9% क्या है, इंटरेस्ट रेट, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट। फेस वैल्यू ₹200 है। मुझे बताइए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या एक चीज है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इंटरेस्ट या कूपन रेट जो होता है फेस वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है या मार्केट वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, ये जहन में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद सिंपल एनविटी का फार्मूला है, और जो लास्ट वैल्यू है टर्मिनल वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसके एनविटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एनविटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी 1 माइनस, फार्मूला याद है ना, 1 माइनस 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट पावर माइनस n डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, और फिर उसको आपने जो पीरियोडिक वैल्यू है इंटरेस्ट रेट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है उसको बाद में एंड करना है। वो कैसे, एंड में ऐड करना है, वो कैसे ऐड करना है, आप उसमें ऐड कर देंगे ये जो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है हमारी, ड्यू टू रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 6%, तो वो कितनी आएगी 200 इंटू 1.06। ठीक है। 212 कितने सालों के लिए ये, 3 इयर्स के लिए, 212 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 पावर माइनस 3, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी रिडेम्पशन की। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके बॉन्ड की वैल्यू है। क्लियर जी। हाँ जी, तो 212 फ्यूचर वैल्यू को ही तो डिस्काउंट करना है। अल्लाह अकबर। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट होगी, 212 हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है, ये 212 कब मिलना है हमें, आज के आज मिलना है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटर निकाल लें, शाबाश निकाले, लिखे 212। ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय 1.07 पावर माइनस 3। देखिए ये क्या आया, यही है ना, यही है। ठीक है जी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बहरहाल ये करंट टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये तो वैसे ही चूंकि कंसेप्ट बॉन्ड का आया तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे करवा ले ताकि आप वार्म अप हो जाए किसी हद तक। ठीक है। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस टॉपिक में डेवलप हो जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है जी। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। चलिए बल्कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं, जितने डिस्कशन हो गया उससे कम टाइम में इसने सॉल्व हो जाना था। हमने इसको सॉल्व करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू, हमने याद रखिए इसमें 2 कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं जिनकी कैलकुलेशन करनी है, एक इंटरेस्ट उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, और दूसरा टर्मिनल वैल्यू उसकी रिडेम्पशन वैल्यू उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। अच्छा मुझे बताइए पहले इसका फार्मूला क्या होता है, आर यानी जो उसका आपका जो है रेगुलर पेमेंट हो रही है इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n ओवर आई, और ये आपकी हो जाती है इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू जो पीरियोडिक पेमेंट है। फिर उसके बाद ऐड करना है रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी, जो आपकी जो भी टर्मिनल वैल्यू है, रिडेम्पशन वैल्यू अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 प्लस आई पावर माइनस। ये कैलकुलेशन क्लियर, ये जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाया था वो देखें, हाथ उठाइएगा जरा कोई एक स्टूडेंट ताकि मैं इनको फोकस कर लूं। हाँ शाबाश, जरा देखिए ये फार्मूला क्लियर है आपको, इस फार्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस फार्मूले में फिगर्स पुट करते हैं। मुझे बताइए जो पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलना है वो कितना भला, वो कितना, वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, वो ये हुआ कूपन रेट है 9%, फेस वैल्यू है 200, तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.09। यहां तक पहुंच गए,
तो ओके, लेकिन अभी इस फिगर को यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना भाई, ये तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे तो हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो इसको हमने मजीद टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर होता ना तो टैक्स की एडजस्टमेंट ना करते। क्यों? प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल फाइनेंस के रूल्स के मुताबिक नहीं है, नहीं है। अब ये इंटरेस्ट है, इस पे टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। अब टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है दिया हुआ उसने कोई? कितने परसेंट है टैक्स? 30%। इसका मतलब है नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो नेट ऑफ टैक्स 100% माइनस 30% कितना हो गया? 70%। तो अब आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपकी पीरियोडिक इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.70, ये होगा। 200 क्या है? फेस वैल्यू। 0.09 क्या है? कूपन रेट। और 0.7 क्या है? नेट ऑफ टैक्स। ये आपकी वैल्यू होगी जो हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी को जो हर साल इंटरेस्ट पे करना है, हालांकि कंपनी तो टोटल अमाउंट पे करेगी इंटरेस्ट की, हमने नेट ऑफ टैक्स क्यों किया? क्योंकि साल के एंड पे टैक्स वालों की तरफ से ये बेनिफिट हमें मिल जाना है। अब बताइए कितना, शाबाश, ये जिन स्टूडेंट से बताइए कितनी अमाउंट आई? 12.6। ये आगे 12.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, अब ये 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? 7%। इसको आपने लिखना है 1.07 और पावर क्या है? -n। कितने नंबर ऑफ ईयर्स का क्वेश्चन? -3 डिवाइडेड बाय 0.07 और फिर प्लस करें। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? ये तो 200 है। 200 है क्या? 200 नहीं है, ये 200 है। करें रिडीमेबल एट प्रीमियम है। अगर रिडीमेबल एट पार होता तो 200 ही लेते। एट प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है? 6%। तो रिडेम्पशन वैल्यू कितनी आई? 200 इंटू 1.06। 1.06 कितना हो गया? 212 और मल्टीप्लाई बाय अगेन वही 1.07 पावर -3। इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है इंटरेस्ट की? 0.07 और ये जो टर्मिनल वैल्यू 173.06 और ये टोटल आ गया हमारा 6.13। ये है हमारे बॉन्ड की वैल्यू। और ये असूल याद रखिएगा, किसी भी एसेट की वैल्यू क्या है, उसकी लाइफ से हमें जितने भी कैश फ्लोज मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये समझ आ गया आपको? डन? किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम? नहीं 7%, हाँ शाबाश। ये जो याद रखिएगा, बॉन्ड के साथ किसी भी सिक्योरिटी के साथ, चाहे बैंक लोन हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, उसके नाम के साथ ही जो पहले रेट दिया जाता है वो हमेशा उसका कूपन रेट होता है। आपने हमेशा उसी को यूज करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब वो इनका क्वेश्चन ये है कि सर इधर तो दो रेट है, एक 9% है, एक 7% है, इंटरेस्ट के लिए कौन सा कैलकुलेट करें? भाई जो उस सिक्योरिटी के साथ लिखा हुआ है, इस सिक्योरिटी के साथ, बॉन्ड के साथ या इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन सा लिखा हुआ है? 9%, इसको यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ये कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में उसने लिखा होगा 12% बैंक लोन इज इक्वल टू 100,000, तो उसका मतलब क्या? ये 12% क्या है? इंटरेस्ट है। इस बैंक लोन के ऊपर 12% के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट में जो भी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्टार्ट में जो परसेंटेज दी जाती है वो उसका इंटरेस्ट रेट है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा।
इरिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल, ओके। कंपनी जब कोई भी बॉन्ड इशू करती है तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि 3, 4, 5 साल के बाद कंपनी कहती है मेरे पास वापस ले आना, मैं 3, 4, 5 साल, जितने साल का फर्ज है 5 साल की ड्यूरेशन का बॉन्ड है, हर साल आपको इंटरेस्ट पे करती रहूंगा। ए इन्वेस्टर, हर साल तुम्हें तुम्हारे घर बैठे बैठे इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 साल बाद क्या करना है, तुमने ये बॉन्ड लेके हमारे पास आ जाना है, हम तुमसे बॉन्ड वापस लेके इसकी जो टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो आपको वापस कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडेम्पशन, रिडीम करना, रिटर्न करना। इन्वेस्टर ने बॉन्ड को रिडीम करवा लिया, इन्वेस्टर ने बॉन्ड को रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? कंपनी को। ये होता है रिडीमेबल बॉन्ड। और एक इरिडीमेबल बॉन्ड भी होता है। इरिडीमेबल बॉन्ड में कंपनी कहती है कि हमने आपको इंस्ट्रूमेंट एक दफा दे दिया ना, अब ता क़यामत आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड लेके हमारे पास नहीं आना, ये काबिल वापसी नहीं है, ये काबिल वापसी नहीं है। आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन आपने ये बॉन्ड लेके हमारे पास नहीं आना, हम आपको प्रिंसिपल की अमाउंट कभी भी वापस नहीं करेंगे। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये है इरिडीमेबल। अब आपके इसमें सवाल ये पैदा आएगा कि कोई भी इन्वेस्टर इरिडीमेबल बॉन्ड क्यों खरीदेगा? वो तो अपने पैसे फंसा लिए उसने। वो पैसे फंसते नहीं है, क्योंकि इरिडीमेबल बॉन्ड वो मार्केट में अगर उसे जरूरत पड़ भी गई है ना, कंपनी को वापस नहीं कर सकता। कंपनी के लिए इरिडीमेबल है, लेकिन वो किसी दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर सकता है, वो दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो सकते हैं। कंपनी को वापस नहीं। रिडीमेबल या इरिडीमेबल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को आप ये वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, अगर वो ट्रांसफर ना करता है तो कंपनी उसको कब तक इंटरेस्ट पे करती रहेगी? थ्योरेटिकली ता क़यामत इंटरेस्ट पे करती रहेगी। प्रैक्टिकली जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक इंटरेस्ट पे करती रहेगी। ठीक है? अच्छा, अब ये तो आपका। अब मैं एक सवाल पूछूं, एक बॉन्ड, जैसे बॉन्ड है ना रिडीमेबल इरिडीमेबल, वैसे शेयर्स भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल होते हैं। मुझे बताइए, एक है ऑर्डिनरी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर, इनमें से कौन सा रिडीमेबल है, कौन सा इरिडीमेबल? प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली रिडीमेबल है, और ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल है। अच्छा, अब थोड़ा फाइनेंस का क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं आपसे। हमारे पास दो बॉन्ड्स है, एक है इरिडीमेबल, एक है रिडीमेबल। हमने दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या दोनों के लिए सेम फार्मूला लगेगा? रिडीमेबल सिक्योरिटी और इरिडीमेबल सिक्योरिटी के लिए सेम फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, अब आगे बताइए, एक फार्मूला हमारे पास है एन्युटी का, एक फार्मूला हमारे पास है परपेचुइटी का। एक एन्युटी का, एक परपेचुइटी का। परपेचुइटी का आसान होता है, आपको पता है, प्रिंसिपल वैल्यू को सिर्फ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दे, कोई फार्मूला नहीं मजीद। इरिडीमेबल बॉन्ड है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? परपेचुइटी, क्योंकि वो परपेचुअल है। रिडीमेबल बॉन्ड है तो कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा? एन्युटी, क्योंकि 3, 4, 5, 7 साल के बाद उसने रिडीम हो जाना है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। रिडीमेबल और इरिडीमेबल का कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में। और एप्लीकेशन क्या होगी कि कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए रिडीमेबल है तो एन्युटी का फार्मूला लगना है, इरिडीमेबल है तो परपेचुइटी का फार्मूला लगना है। भाई समझ आ रही है? कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होगी एन्युटी और परपेचुइटी में क्या फर्क होता है। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में यही तो सिखाना है, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। क्लियर जी? नहीं, वो डेफिनेशन को इतना सीरियसली ना ले। डेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है विद प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। तो उन्होंने कहा जी फिर इरिडीमेबल को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं? असल में उसमें भी प्रॉमिस टू रीपे होता है, लेकिन कब? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, उस वक्त तो अपने वापस करना है ना। ठीक है जी, आगे सर। जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है? जी पूछिए। जी सर पूछिए, सवाल पूछिए, आवाज आ रही है मुझे, आप जहाँ से हो। जी एक इन्वेस्टर अगर दूसरे इन्वेस्टर को इरिडीमेबल बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा, कंपनी किसको इंटरेस्ट देगी? उसके रिकॉर्ड में जब ये ट्रांसफर होता है ना, तो कंपनी के पास आके उसके रिकॉर्ड में ट्रांसफर को रजिस्टर करवा लिया जाता है। तो कंपनी फिर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसको इंटरेस्ट पे करेगी फ्यूचर में। ठीक है, इससे आपको एक बड़ा अहम लेसन सीखने को मिला कि अगर फर्ज कीजिए कभी, बंद कर दीजिएगा,
फर्ज कीजिए कभी आप शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं किसी इन्वेस्टर से, तो आपने जब तक नहीं बैठना जब तक कि कंपनी के रिकॉर्ड में उसे अपने नाम पे ट्रांसफर ना करवा ले। ये ना दूसरी पार्टी को पेमेंट कर दी और आपके अकाउंट नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो फ्यूचर का इंटरेस्ट या डिविडेंड फिर किसको मिलता रहेगा, क्योंकि कंपनी को तो नहीं ना पता आपने आपस में क्या ट्रांजैक्शन की है, वो ओरिजिनल प्रीवियस ओनर को मिलता रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेट। कल के लेक्चर, अब सुनिएगा जरा गौर से अटेंटिव होके, डिस्कशन आज की ज्यादा अहम है, प्रीवियस जो कल वाला लेक्चर गुजरा है उससे। हम पढ़ रहे हैं डेट, इक्विटी के बारे में हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे डेट में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और इनका फर्क क्या है एक दूसरे के साथ। टाइप्स इसमें कई स्टडी करेंगे हम, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा अहम है वो दो हैं डेट में, एक बैंक लोन और दूसरा बॉन्ड, ये ज्यादा अहम है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट क्या। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं पीस ऑफ पेपर को। शेयर्स भी इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स या डिबेंचर भी इंस्ट्रूमेंट है, पीस ऑफ पेपर आप इशू करते हैं बदले में पैसे मिलते हैं। बैंक लोन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, आप जो है ये जैसे में रखिएगा इंस्ट्रूमेंट। आगे चलते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, एक कंपनी को अगर लोन लेना है, ठीक है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कमर्शियल पेपर इशू कर दिए जाए, दूसरी ऑप्शन है लोन नोट्स इशू कर दिए जाए, तीसरी ऑप्शन है डिबेंचर्स इशू किए जाए, चौथी ऑप्शन है बॉन्ड्स इशू किए जाए। याद रखें इनके बज़ाहिर स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें है। यानी हर टाइप में कंपनी जिसने लोन लेना है वो कोई ना कोई पीस ऑफ पेपर इशू करेगी। जैसे फर्ज कीजिए मैंने लोन लेना है, मुझे लोन किस लिए चाहिए, भैया सीजन आने वाला है 3 महीने के बाद, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इन्वेंट्री खरीदनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है बैंक लोन, बैंक के पास जाओ और उससे लोन ले लो शॉर्ट टर्म। लेकिन हम बैंक लोन को भी डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या बैंक के अलावा भी मैं किसी से लोन ले सकता हूं। इसका जवाब है यस, आप जनरल पब्लिक से लोन ले सकते हैं। जनरल पब्लिक, अगर आप बड़ी कंपनी है तो जनरल पब्लिक से लोन ले सकते हैं। अब जनरल पब्लिक से अगर मैंने लोन लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट लिखा, अब मैं क्या करता हूँ जनरल पब्लिक को, ए जनरल पब्लिक आओ और मुझे उधार दो, 3 महीने बाद वापस ले लेना, तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। ये भाई कहते हैं सर 3 महीने बाद पैसे वापस कर तो देंगे, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है, अगर आप मुकर गए तो हमारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए। तो मैं एक पेज के ऊपर जो शेयर की तरह पेज होता है, मैं उसको वो प्रिंट करवाता हूँ, उसके ऊपर अमाउंट लिख दी जाती है, जैसे वो कितनी अमाउंट का है, फॉर एग्जांपल 100 अमाउंट का है, अमाउंट लिख दी जाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वगैरह लिख दिया जाता है, उसमें मैं कंपनी के स्टैम्प साइन करके इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो पीस ऑफ पेपर है जनरली इसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जनरली, लेकिन स्पेसिफिकली डिपेंड करता है इसको क्या बोलेंगे, ये डिपेंड करता है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। अगर ये पीस ऑफ पेपर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, 2-4 महीने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी पीस ऑफ पेपर है, सारी चीजें बिल्कुल तकरीबन उसी तरह लिखी होगी, फर्क सिर्फ किस चीज का होगा, ये 2-3-4 महीने के बाद पे होता है। और अगर ये मीडियम टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड क्या है, 1 साल से कम, 1 साल से कम के लिए नहीं, बल्कि 1 साल से ज्यादा के लिए, लेकिन 2-3 साल के लिए, 5 साल से कम के लिए, 1 से 5 साल के अंदर। याद रखें फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी 1 साल से कम का लोन हो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल का हो उसे कहते हैं मीडियम टर्म, 5 साल से ज्यादा का हो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो अगर इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किया, पीस ऑफ पेपर इशू किया, वो किया 2-3 महीने के लिए, इसको ये शॉर्ट टर्म है, क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कमर्शियल पेपर। मीडियम टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, लोन। लोन स्टॉक, लोन एक बैंक लोन होता है वो अलग है, लोन स्टॉक, यहां पे स्टॉक से मुराद इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक से मुराद कैपिटल है। आपको पता है अमेरिकन टर्म्स में
अमेरिका में जो स्टॉक है, इससे मुराद कैपिटल होता है, कैपिटल। ब्रिटिश नॉर्मली स्टॉक को इन्वेंट्री के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे लोन स्टॉक का मतलब वो इन्वेंट्री नहीं है जो आपने उधार पे लिया है, ना 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 ना। लोन स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने लोन इशू किया, लोन के जरिए से पैसे इकट्ठे किए हैं, ठीक है। लोन कैपिटल इशू किया, डेट कैपिटल है ना, कैपिटल के टर्म यूज हो जाते हैं फाइनेंस में। याद रखें, कैपिटल का मतलब है हर वो पैसा जो बिजनेस को किसी ने दिया है। अगर वो पैसा बिजनेस को ओनर ने दिया है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। अगर वो पैसा बिजनेस को किसी ने उधार दिया है उसको बोलते हैं डेट कैपिटल, ठीक है। बहरहाल लेकिन है छोड़े। तो अगर मीडियम टर्म के लिए है इसको बोलते हैं लोन नोट्स, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है उसे बोलते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर या बॉन्ड। अच्छा, लॉन्ग टर्म है लेकिन अनसिक्योर्ड है उसे बोलेंगे डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म है लेकिन सिक्योर्ड है उसे बोलेंगे बॉन्ड्स। तो इन चारों टर्म्स में कॉमन क्या है? इन चारों टर्म्स में आप कोई ना कोई पीस ऑफ पेपर इशू कर रहे हैं जनरल पब्लिक को और बदले में पैसे ले रहे हैं। चारों में कॉमन ये है। फर्क क्या है? अगर आपने जो पीस ऑफ पेपर इशू किया है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लेस देन 1 ईयर के लिए है, उसे क्या बोलेंगे? कमर्शियल पेपर। अगर वो मीडियम टर्म यानी 1 से 5 साल के लिए है, लोन नोट, ठीक है। और अगर वो है लॉन्ग टर्म के लिए उसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर। हाँ, अनसिक्योर्ड है तो डिबेंचर और अगर सिक्योर्ड है तो बॉन्ड्स बोलेंगे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। थ्योरेटिकली इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसने कुछ भी लिखा हो उसका मतलब लोन होगा और उसने जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकली ये डिफरेंस जरूर है। न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन आएगा हमारे लिए लोन हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? क्योंकि न्यूमेरिकली हमारा काम सिर्फ इतना है, हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है हर साल का कितना होगा, और हमने कैलकुलेट करना है कि एट द एंड पीरियड जब ये रिडीम होगा तो ये किस अमाउंट पे रिडीम होगा। बताइए क्या ये डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया आपको? कौन कौन सा है? कमर्शियल पेपर है और कौन सा है? लोन नोट, लोन, डिबेंचर। डिबेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है? कौन से वाला सिक्योर्ड है? बॉन्ड। कौन सा वाला अनसिक्योर्ड है? लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है। पहली चीज इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, दूसरी चीज इसकी रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, खत्म। ओके? क्योंकि कई दफा ऐसे होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया ना, वो कहता है जी ये एक हमारा 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किया है, तो वहां पे भैया 4 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू किया 4 साल बाद रिडीमेबल होगा। तो वो स्टूडेंट कहता है सर पिछले चैप्टर में तो आपने पढ़ाया था जो 4 साल के लिए होगा उसको लोन नोट बोलेंगे, यहाँ क्वेश्चन के अंदर तो उसने उसको डिबेंचर या बॉन्ड का वर्ड कह दिया। तो वहां पे आपने इस कंसेप्ट के ऊपर परेशान नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है? कैलकुलेशन करने हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है और रिडेम्पशन वैल्यू। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन करते हैं, यानी बॉन्ड की। ठीक है, बॉन्ड क्या है जी? बॉन्ड कहता है ये रिटर्न डेट है। बॉन्ड या डिबेंचर, ये कंसेप्ट सारे डिबेंचर पे भी अप्लाई होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो डिबेंचर और बॉन्ड को इतना डिफरेंशिएट नहीं करता, इंटरचेंजेबली यूज करता है। मैं अभी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकली फर्क है, न्यूमेरिकली वो दोनों को सेम यूज करेगा। कह रहा है बॉन्ड क्या है? रिटर्न डेट है, जिसमें क्या करते हैं कंपनी मानती है, एक्नॉलेज करती है कि उसने लोन लिया है, इस पर्सन से लोन लिया है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है। इसका फिक्स इंटरेस्ट है जिसको कूपन रेट बोला जाता है, और ये रीपे किया जाएगा मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? 3 साल, 5 साल, 7 साल, ये उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट्स। ठीक है, ये इसको भी रहने दें, ट्रेडेबल वाला पोर्शन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं जरा इसको समझिएगा। एक होता है डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। आपको पता है बॉन्ड को हम इशू कर सकते हैं एट पार भी, एट प्रीमियम भी, एट डिस्काउंट।
अगर तो फर्ज कीजिए बॉन्ड है 100 रुपीज का फेस वैल्यू, आपने 3 साल बाद रिडीम होगा 100 रुपीज पे ही, लेकिन अभी आपने उसे इशू किया है 90 रुपीज पे, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटेड। और अगर आपने इसे 60 पे इशू कर दिया है, डीप डिस्काउंटेड। कोई कंपनी अपने बॉन्ड को डिस्काउंट पे क्यों इशू करेगी, जरा बताइए? हाँ, क्योंकि उसमें मार्केट में उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ होगा। जैसे 1.5 साल पहले आपने गालबन कोई सुना होगा इस तरह की बात कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में स्कूक बॉन्ड इशू किए और उसे तकरीबन शायद 100 का अगर फेस वैल्यू है तो 56 के लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, इस अमाउंट के ऊपर इशू किए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बॉन्ड खरीदने का मतलब पाकिस्तान ने ऑलरेडी IMF से हैवी लोन लिए हुए हैं, ऑलरेडी हाईली गियर्ड है, अपने पिछले लोन, इनकी GDP इतनी ज़्यादा नहीं है, अपने नेक्स्ट लोन को रीपे करने, प्रीवियस लोन को रीपे करने के लिए नेक्स्ट लोन लेते हैं। तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने कहा हम बॉन्ड ले तो ले, पता नहीं वापस कर पाए कि ना कर पाए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए हैं। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? डीप डिस्काउंट पे डिस्काउंट ज़्यादा देके, क्योंकि फिर जब रिस्क ज़्यादा हो जाता है ना इन्वेस्टर का, तो फिर क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टर ना कभी नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट करने से, वो ये कहेगा चूंकि मेरा रिस्क ज़्यादा है, मुझे रिटर्न भी ज़्यादा ऑफर करो, उससे ज़्यादा रिटर्न ऑफर कर दें, वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को जो बहुत ही ज्यादा रेगुलर नहीं, मतलब 5-10 में नहीं, बहुत ज्यादा 40-50% पे उसको डिस्काउंट पे इशू किया, इसे क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट बॉन्ड समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड। ये इंटरेस्टिंग है, ये एग्जामिनेबल कंसेप्ट है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? नाम से जाहिर है, जीरो कूपन बॉन्ड कौन सा है? जिसपे इंटरेस्ट रेट जीरो हो। अब सवाल ये है कि अगर किसी बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट जीरो है तो कौन इसको खरीदेगा और क्यों खरीदेगा? क्या आप किसी ऐसे बॉन्ड को खरीदेंगे 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, रिडीमेबल एट पार है और वो जीरो कूपन है? जीरो कूपन का मतलब क्या है? उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या आप ऐसे बॉन्ड को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक शर्त पे खरीद, एक वक्त में खरीदेंगे। क्या? अगर वो आपको 100 का नहीं 40 या 45 या 50 रुपीज का ऑफर किया जाए, यानी जीरो कूपन बॉन्ड को अगर हाईली डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर इशू किया जाए, फिर तो इन्वेस्टर इसको खरीदने को तैयार होगा, नॉर्मली नहीं तैयार होगा। एग्री करते हैं इसे? अच्छा, अगर नॉर्मल बॉन्ड को हम जीरो कूपन बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो फर्क क्या होता है? नॉर्मल बॉन्ड में अमूमी तौर पे इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं होता और इन्वेस्टर को हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। जीरो कूपन बॉन्ड में चूंकि हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलना, तो इन्वेस्टर के लिए इंसेंटिव कम हो गया, तो हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो फिर क्या करते हैं? उसको फिर फायदा क्या होता है? उसे जो इशू प्राइस है वो बहुत कम प्राइस पे बॉन्ड बेच दिया जाता है। यानी जितने भी जीरो कूपन बॉन्ड है वो डीप डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद कहता है इन्वेस्टर, कहता है अच्छा ठीक है सर जी, मुझे पता चल गया हर महीने हर साल मुझे 12% इंटरेस्ट नहीं मिलना, लेकिन मुझे अभी स्टार्ट में आपने 55 रुपीज का बॉन्ड दे दिया है, 3 साल बाद ये रिडीम होगा तो मुझे 100 रुपीज मिलेंगे, तो ये जो 45 है ना, ये 3 साल का इकट्ठा मेरा बेनिफिट है, जो मुझे इंटरेस्ट की शक्ल में तो नहीं मिल रहा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन की शक्ल में 3 साल के बाद मिल जाएगा, अब मेरे लिए बेनिफिशियल है। फर्क समझ रहे हैं? नॉर्मल बॉन्ड कैसे ऑपरेट कर रहा है और जीरो कूपन बॉन्ड कैसे ऑपरेट कर रहा है? जीरो कूपन बॉन्ड के साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा, नॉर्मल बॉन्ड के साथ कूपन रेट लिखा होगा। क्यों? जीरो कूपन बॉन्ड के साथ क्यों नहीं लिखा हुआ? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना ही नहीं। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? अच्छा, मुझे ये बताइए, एक पेंशनर है, उसको कुछ पैसे मिले हैं, रिटायर हुआ है, उसे कुछ पैसे मिले हैं, वो चाहता है किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे कि हर पीरियोडिकली उसको कुछ ना कुछ पैसे आते रहें, उसका किचन का खर्चा निकलता रहे। आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, नॉर्मल बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड? नॉर्मल बॉन्ड।
जीरो कूपन बॉन्ड नहीं। अच्छा, अगर ऐसा इन्वेस्टर है वो कहता है पैसे का मेरे को मसला कोई नहीं है, मेरी और इधर उधर बड़ी चीज़ें, मुझे किराया वगैरह आता जा रहा है, लेकिन मेरे पास अमाउंट है, मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले, चाहे रोज के रोज या पीरियडिकली मुझे इंटरेस्ट ना भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट उसके ऊपर अच्छा होना चाहिए, कौन से वाला बॉन्ड रिकमेंड करेंगे? रेगुलर या जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर हुई है बात? हाँ, आई कैप ने एक क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें जीरो कूपन बॉन्ड पूछ लिया और कहा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। स्टूडेंट कहने लगे इसकी वैल्यू, ये इसका तो इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। हालांकि उसकी वैल्यू ज्यादा आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकती थी। कैसे भला? एक ही कैलकुलेशन थी, क्या? रिडेम्पशन वैल्यू को डिस्काउंट कर दो। एन्युटी का फार्मूला लगाना ही नहीं था, क्यों? एन्युटी ही थी ही नहीं। पॉइंट समझे कैसा है कि आपने घेरा? तो मुझे बताइए, क्या जीरो कूपन बॉन्ड के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हुए ये प्रॉब्लम आपको आएगी कई जगहों पे। भाई एडवांटेजेस में लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पढ़ रहे हो कि फायदे, पढ़ने के फायदे, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, ये फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा, कॉलेज के फायदे, इस कॉलेज के फायदे, क्या फायदे? फीस ज्यादा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? ये तो डिसएडवांटेज है। इट डिपेंड्स किसके पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, तो फिर ठीक है कि फीस से ज्यादा एडवांटेज है। अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब होगा क्या, एक दो क्वेश्चन के अंदर आई कैप ने जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बुक में लिखे हुए हैं ना, तो उसमें उसने बताया है ये एडवांटेज इन्वेस्टर का है या कंपनी का। इन्वेस्टर अलग पार्टी है, कंपनी अलग पार्टी है। इंटरेस्ट देना किसने है? कंपनी ने। वसूल किसने करना है? इन्वेस्टर ने। तो जिसमें तो अलग अलग है, कल जो हमने पढ़ा था वो अलग अलग पढ़ा था, कल वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव घर जाके पढ़ेंगे ना, उसमें याद रखिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अक्सर जो उसने दिए हैं वो मिक्स करके दिए हैं, यानी एक ही हेडिंग दे दी एडवांटेज, हालांकि उसे हेडिंग 4 देनी चाहिए थी। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टर अलग, डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर अलग, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी अलग, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी अलग। लेकिन उसने क्या कहा, एक हेडिंग दी एडवांटेजेस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो भी है, और उसके नीचे अगर इन्वेस्टर का एडवांटेज है वो भी मिक्स कर दिया, कंपनी का एडवांटेज है वो भी मिक्स कर दिया। तो पढ़ते हुए आपने जहन में रखना है, आपने ये अगर एडवांटेजेस के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दी है ना और आपको लगे कि नहीं ये तो इन्वेस्टर के लिए नुकसानदेह है, तो आपने समझ लेना क्या कि ये एडवांटेज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसने मिक्स किए हुए, हालांकि नहीं करने चाहिए थे। कंसेप्ट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाता है, मैंने अभी बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बात समझ आ गई? ओके चलिए, तो एडवांटेजेस में मुझे ये बताइए, एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है क्या? नो कैश आउटफ्लो टिल मैच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड में जब तक मैच्योरिटी टाइम नहीं आएगा कोई कैश फ्लो नहीं होगा। भाई इन्वेस्टर के लिए तो ये डिसएडवांटेज है, उसने यहां क्यों लिखा हुआ एडवांटेजेस में? कंपनी के लिए एडवांटेज है। कंपनी ने कोई कैश पे नहीं करना, इसका मतलब कंपनी 3-4 साल सुकून से पैसे इस्तेमाल कर लेगी, 1 रुपया नहीं देना, लेकिन 3-4 साल के बाद एकदम से सारे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। डन जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रेडिक्टेबल रिडेम्पशन, कंपनी को पहले से पता है कि रिडीम किस प्राइस पे होगा, तो पहले से पता होता है। अमाउंट रिडेम्पशन प्रेडिक्टेबल है, पता है कितने पीरियड के बाद रिडीम होगा और किस प्राइस पे रिडीम होगा, पहले से पता है जी। हाँ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, उसको भी सर्टन अमाउंट कि इतने साल बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे। देने वाले को पता मुझे कितने साल बाद कितने पैसे देने हैं, लेने वाले को पता मुझे कितने साल बाद कितने पैसे मिलने हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नो पीरियोडिक इनकम। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है? लिखा नहीं हुआ, आपको भी लिखने की, लेकिन समझते हुए आपने समझ आना है। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज, उसे कोई पीरियोडिक इनकम नहीं मिलेगी, उसका रोज का खर्चा नहीं चल सकता अगर वो जीरो कूपन बॉन्ड लेता तो। अनअट्रैक्टिव अनलेस हाई डिस्काउंट, इन्वेस्टर के लिए अनअट्रैक्टिव है क्योंकि उसे इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा। एक सूरत में इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव है, वो क्या सूरत है?
अगर उसे हाईली डिस्काउंट में मिलता है। डन। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? यूरो, इसमें यूरो का मतलब है फॉरेन। यूरो का मतलब आपने क्या समझना है? फॉरेन। यूरो बॉन्ड का मतलब है ऐसा बॉन्ड जो किसी फॉरेन करेंसी में इशू किया गया हो। पाकिस्तान में जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो पाक रुपीस में इशू किए जाते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बॉन्ड पाक रुपीस के अलावा किसी भी करेंसी में इशू किया गया हो, पाक रुपीस के अलावा किसी भी करेंसी में, उसे बोलेंगे यूरो बॉन्ड। हालांकि यूरो भी एक करेंसी है, यूरो भी एक करेंसी है, लेकिन यूरो बॉन्ड का मतलब ये नहीं है ऐसा बॉन्ड जो यूरो करेंसी में इशू किया गया हो, नहीं। यूरो बॉन्ड का मतलब क्या है? फॉरेन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो किसी भी फॉरेन करेंसी में, जो फॉरेन करेंसी कुछ भी हो सकती है, डॉलर भी हो सकती है, येन भी हो सकती है, कोई भी। ठीक है जी, ठीक है। और वो जिस करेंसी में इशू किया जाता है उसको फिर यूरो के बाद लिख देते हैं। यानी यूरो डॉलर बॉन्ड का मतलब क्या है? यहां पे लफ्ज यूरो का मतलब है ये फॉरेन करेंसी है, और डॉलर का मतलब कौन सी वाली फॉरेन करेंसी? डॉलर। तो मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान में हम यन में बॉन्ड इशू करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्या यन बॉन्ड बोलेंगे? नहीं नहीं, यूरो यन बॉन्ड। और इसी तरह, समझ गए यूरो बॉन्ड का मतलब क्या? ओके, आगे चलते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड वारंट्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड या वारंट्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल का मतलब ये है, टाइम क्या हुआ मेरे भाई? अच्छा, आप लोगों की क्लास कोई 5-7 मिनट पहले कर दीजिए, आपको इतराज तो नहीं है? इससे पहले किसी क्लास का कन्फ्लिक्ट तो नहीं आता? किस क्लास, कितने स्टूडेंट्स का कन्फ्लिक्ट है? 2-3 स्टूडेंट्स का। और इससे पहले कौन सी क्लास, वो किस वक्त खत्म होती है? 9:10 या 9:15 पे होती है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है वो लॉ की क्लास होती है, उसके स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा होते हैं तो वो बाहर कॉरिडोर में रश लग जाता है, तो काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा था 5 मिनट का हम गैप कर लें, 5 मिनट का। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा तो 5 मिनट हम अर्ली कर लेंगे। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या ऐसा करते हैं, इसको हम कल करेंगे, इसमें थोड़ी कल कंसेप्ट ज़्यादा है। आज एक बैंक लोन स्टडी कर लेते हैं हम, टाइम है। बैंक लोन के बारे में तो आप जानती हैं, बैंक लोन क्या है? बैंक के पास गए, अप्लाई किया, एग्रीमेंट किया, उसके साथ लोन ले लिया, बदले में कुछ ना कुछ कोलैटरल के तौर पे चीजें लिखवा दी। अब लोन आपने क्या करना है? कुछ अरसे के बाद रीपे करना है। वैसे लोन शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बैंक लोन हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। इसके साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। जो एक खास बात आपने जहन में रखनी है वो ये, बैंक लोन और बॉन्ड में जो सबसे बड़ा फर्क आपने जहन में रखना है, वो कभी नहीं भूलना, वो ये कि जो बॉन्ड्स हैं वो आप सेल परचेज कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर के साथ, वो मार्केट में जाके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बॉन्ड की या शेयर्स की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन जो बैंक लोन है इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू कोई नहीं। क्यों मार्केट वैल्यू कोई नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो मार्केट में सेल परचेज ही नहीं होता। जो चीज मार्केट में सेल परचेज ही नहीं होती उसकी मार्केट वैल्यू का सवाल ही पता नहीं होता। ये ध्यान में रखिएगा। ये जी, बैंक के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। आपने 3 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के बाद जाके बैंक के पास दोबारा मिन्नत कर ले कि सर 2 साल मजीद दे दे, निगोशिएशन कर सकते हैं बैंक के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कह रहे ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है बैंक लोन, मीडियम टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है, इसको इंटरेस्ट के साथ रीपे किया जाता है, चाहे तो लमसम अमाउंट पे कर दें, चाहे इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर दें। इसके फायदे क्या होते हैं? ये क्विक होता है, जल्दी मिल जाता है लोन। अगर आप बॉन्ड या शेयर इशू करना चाहें ना जनरल पब्लिक को, उसके लिए डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बैंक लोन आसानी के साथ 2-3 दफा मीटिंग करें, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी चल रही है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, बैंक जल्दी लोन दे देगा, क्विक प्रोसेसिंग हो जाएगी। बल्कि आप शायद टीवी पे ऐड भी देखते होंगे, वो क्या कहता है, 24 घंटे में लोन मिल गया। टीवी पे कुछ इस तरह के ऐड चलते हैं, तो ये क्विकली लोन आपको प्रोसेस हो जाता है।
कॉन्फिडेंशियल है, आपको जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना पड़ती। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सिर्फ बैंक के साथ शेयर करनी है, और बैंक इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है। वरना अगर आपने शेयर या डिबेंचर इशू करने हो ना, तो आपने शायद कहीं पढ़ा हो प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है कंपनी को, वो एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, बैंक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखता है। बैंक जब लोन देता है ना, तो वो उसकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहता है हर हफ्ते मुझे अपनी स्टॉक रिपोर्ट भिजवाओ, हर मंथ एंड के ऊपर वो हो सकता है बैंक विजिट करे, ये देखने के लिए कि क्या सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज़ें रिक्वाई गई हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, कम तो नहीं हो गई। तो बैंक की मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट होती है। कोलैटरल नीडेड, हमेशा बैंक कोई ना कोई आपसे सिक्योरिटी रिक्वाएगा फिर लोन देगा। क्लियर जी। तो आज के लेक्चर में, अच्छा कल के लेक्चर में आपका क्विज नहीं होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें आपके साथ मैं चाहता हूँ ये इस कंसेप्ट को हम कल कंप्लीट कर लें। तो कल आपका क्विज नहीं होगा, कल हम इंशाल्लाह इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। मुझे ये बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है। आज के लेक्चर में हमने एक तो कैलकुलेशन सीखी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हमने उस स्किल को सीखा। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कौन कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड हमने स्टडी, डीप डिस्काउंटेड और जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। फिर बैंक लोन के बारे में हमने खास चीज सीखी, क्या, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये असूल याद रखना, इसको लिख लें। नेक्स्ट चैप्टर में आप ये ना पूछे सर क्यों नहीं होती, क्योंकि मार्केट में सेल परचेज नहीं हो रहा होता। क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी शाबाश पूछे। अगर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है डीप डिस्काउंट की या जीरो कूपन की, वो कहाँ इन्वेस्ट करे, डिपेंड करता है। क्योंकि डीप डिस्काउंट का मतलब है हाई डिस्काउंट, वो हो सकता है डीप डिस्काउंट 30% हो और जीरो कूपन बॉन्ड हमें 50% डिस्काउंट में मिल रहा हो। तो वो उस वक्त फिर जो अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनकी कैलकुलेशन करके कंपेयर करके फिर फैसला होता है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।